हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को और उनके किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ये क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारे चैनल पर। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप वीडियो सेक्शन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो। और मैं इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अपना पेपर कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट कौन सा है, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन आपकी बुक का नाम है और छठे सेमेस्टर की ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसके बाद जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक रूपीकरण नहीं है, वैश्वीकरण के तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों के संदर्भ में कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों के बारे में विवरण देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा और आगे के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं वो पहले क्वेश्चन को तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, और आगे के जो बाकी क्वेश्चन है दो, आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं, उनके आंसर इंग्लिश में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वैश्वीकरण के बारे में सांस्कृतिक आयाम बताया गया है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम यहाँ पे बताया गया है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कि सांस्कृतिक आयाम में वैश्वीकरण के द्वारा आपकी संस्कृति या फिर किसी देश की संस्कृति पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब आता है। ठीक है, कि किसी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि वेस्टर्न कल्चर भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, नीली जीन्स हो गया, खाने की कोई चीज़ हो गई, मैकडोनल्ड, KFC। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ का पहनावा वेस्टर्न कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है वेस्ट में। ठीक है, अमेरिका में लोग अगर कोई इंडियंस रहते हैं या फिर कुछ लोगों को साड़ी वाड़ी पहनना पसंद है इंडियंस की तरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम में आती हैं। ठीक है, सूचना का जो आदान प्रदान है वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगा। ठीक है, और तो और जब से ये टेक्नोलॉजी जो तकनीक है इसका प्रौद्योगिकी का जब विकास हुआ तो उसके बाद से वैश्वीकरण ने बहुत तेज़ी पकड़ ली। ठीक है, अब देख सकते हैं ये आप आंसर पढ़ सकते हैं। आपको ये आंसर हमारे वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेकआउट जरूर करिए। वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, आप तकनीकी आयाम भी देख सकते हैं, जूम कर दे रहा हूँ। ये है वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम। तो जैसा इसमें लिखा गया है वैसा आप पढ़ सकते हैं। अब तकनीकी आयाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तकनीकी आयाम में मतलब प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट। अब जिस हिसाब से आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है प्रौद्योगिकी का, फ़ोन का जो डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, तो इसके बाद विश्व के सारे देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे विश्व का कोई भी व्यक्ति आके अपने राय दे सकता है। ठीक है, अपने बारे में बता सकता है, अपने कल्चर के बारे में बता सकता है। तो इससे क्या हुआ, वैश्वीकरण में वृद्धि हुई। लोग घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, विदेश के किसी और व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, उसके कल्चर का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम के पॉइंट्स, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें दिए गए हैं वैसे ही आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई अपना भी पॉइंट पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर काफ़ी लेंथी है तो मैं यहाँ पे आंसर को पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। ठीक है, इसीलिए ये वैश्वीकरण के कुछ पॉइंट्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को क्षीण कर दिया है? अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे पूछा गया है क्या वैश्वीकरण के आने से किसी राज्य
की शक्ति में कमी आई है, ठीक है, या फिर उस राज्य की शक्ति को छीन लिया किसके द्वारा, छीन लिया गया वैश्वीकरण के द्वारा। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको अपने पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण और राज्य पर इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े राज्य पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैश्वीकरण के कार्यों में सूक्ष्म परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। वैश्वीकरण ने राज्य के कार्यों में क्या करा, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। छोटा छोटा आप कह सकते हैं राज्य की शक्ति में काफ़ी हद तक कमी आई है, ठीक है। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे पहले राज्य काम करता था, परंतु अब राज्य को वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो सब वैश्वीकरण के अंतर्गत चला गया। दूसरा, राज्य किसी भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर में हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि अब वो वैश्वीकरण के तौर पर काम करता है, ठीक है। अब राज्य को कोई हक नहीं है कि वो इकोनॉमिक सेक्टर में हाथ डाले और फिर अपना हिस्सा देखे, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जब साम्राज्यवाद था, ठीक है, जैसे यूएसएसआर था, तो शुरुआत में यूएसएसआर में क्या था कि सारा का सारा कंट्रोल राज्य के अंतर्गत आता था। परंतु जब यूएसएसआर खत्म हुआ और जब पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पे आरंभ हुई, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई, तो क्या हुआ, राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर दखल अंदाजी करे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के वो अपने ही सारे के सारे हिस्से हैं, वहाँ पे इसको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक कमी आई है, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं यही आपको पॉइंट लिखने हैं। राज्य की आर्थिक गतिविधियों की कमी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में भी कमी आई है। राज्य की संप्रभुता में भी कमी आई है। अपने अपने राज्य के प्रति लोगों को बढ़ता विरोध, ठीक है। तो अपने अपने राज्य के प्रति लोगों का बढ़ता विरोध से क्या तात्पर्य है कि वैश्वीकरण जब से आया तब से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गया, ठीक है। और दूसरी बात, जब अब सपोज़ करिए कि आप इंटरनेट पे जाते हैं और आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये यहाँ पे किसी एक कंट्री का एक प्रकार से क्या करा जा रहा है, आलोचना करी जा रही है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भारत की आलोचना करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो भारत के पक्ष में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राज्य के जो विरोध किया जा रहा है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, किसके थ्रू, वैश्वीकरण के थ्रू। राज्य की सैन्य शक्ति का महत्व कम होता गया है, कम होता चला गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियों की भूमिका बढ़ती चली गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संधि और सम्मेलन हो रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। लोक कल्याण नीतियों पर सार्वजनिक व्यय में गिरावट हुई है, ठीक है। तो लोक कल्याण नीतियों में सार्वजनिक व्यय से क्या तात्पर्य है कि लोगों के लिए राज्य के द्वारा किया जाने वाला जो काम था, अब उसके ऊपर जो राज्य का खर्चा है वो कम होता चला गया है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर हो गया है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी अच्छी सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर दे पाता है वो देता है, ठीक है। तो वहीं पर राज्यों को क्या है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसका ही आंसर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस आंसर को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो ये आंसर इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये आंसर काफ़ी बड़े आंसर हैं, ठीक है। तो इन आंसर को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ हमारे चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए शायद इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन से अलग पूछा जा सकता है, तो आपको इससे जो भी पूछा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखना होगा, तभी आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो गेन हो पाएंगे, ठीक है। नहीं अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छे लिखना है, ये है, ठीक है। ये आंसर आप हमारे वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक अधिशासन के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और इसके प्रमुख अंगों का उपयोग करिए, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, वैश्वीकरण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है उसको बताना है और उसके प्रमुख अंगों को यहाँ पे प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले पार्ट में बताया कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है, वो कब बना, ठीक है, कब बना, और उसके बेसिक डिटेल्स हमने पहले पार्ट में बताई हैं। उसके बाद जब आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे उसके उद्देश्य क्या थे जब उसको बनाया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किस प्रकार काम कर रहा है, जैसे कि चार्टर में लिखित है, यूएन के 4 उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, लोगों के समान अधिकार और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र की बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित करना, ठीक है। तो 2 देशों के बीच में लोगों के हिसाब से क्या करना है, मैत्रीपूर्ण संबंध को बना के रखना, ताकि वहाँ की जनता अच्छे से रह पाए, ठीक है। और भी पॉइंट्स आप देख सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार कार्य करता है ये भी बताएगा। अब यहाँ पे आता है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग। यहाँ पे अंग की बात की गई है। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से मुख्य अंग हैं, तो सामान्य सभा, ठीक है, जिसको फिर सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। सामान्य सभा एक प्रकार से वो जगह होती है जहाँ पे पूरे विश्व के प्रत्येक देश आके, ठीक है, विचार विमर्श करते हैं किसी मुद्दे पर, अपने जो विचार होते हैं वहाँ पे वो प्रस्तुत करते हैं। सुरक्षा परिषद सुरक्षा के रिगार्डिंग जितने भी काम होते हैं उसमें रखे जाते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने के लिए कार्य करते हैं। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन सब से क्या करती है, उन सबको टैकल्स करती है। पर्यावरण के रिगार्डिंग आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को समन्वय का काम कौन करती है, आर्थिक सामाजिक परिषद करती है। न्याय परिषद, ट्रांसलरशिप काउंसिल की स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इस वाले उसमें बताया गया है कि ये जो न्याय परिषद है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ऐसा मुद्दा है या फिर जो आप कह सकते हैं ना कि क्राइम के तौर पर जो चीज़ें आती हैं उनका फैसला इस जगह पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सारे के सारे मुद्दे लाए जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे दो देशों के बीच में कोई मुद्दा चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा चल रहा है, तो जिसकी गलती होगी उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो सचिवालय हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से आंसर को लिख सकते हैं, आंसर यहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी आज की वीडियो। इसमें जो आंसर है ये थोड़े से ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, तो आप इनको काफ़ी अच्छे से लिखिए, जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से अच्छे आ पाएंगे। ठीक है, अगर आप कम लिखने की कोशिश करते हैं तो जो आपके नंबर हैं वो कटते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो आपको लिखने ही हैं। जनरल असेंबली, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरिएटी, तो ये हैं आपके आज के आंसर्स। ठीक है, 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर करा दिया। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, उनके आंसर पे अभी वर्क चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके आंसर्स जो है वो काफ़ी हद तक बना के लिखने पड़ते हैं, तो इसीलिए उनके आंसर्स को बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए लेके आया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पे भी आके आप हमसे ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जाके हमारी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग जितने भी मैंने यूनिट्स कवर करी हैं उन सब के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।